दोस्तों, आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिलीची नागिन निघाली, मुन्ना डोळा लागला, बिलीची नागिन निघाली। आज मैं आपको 100 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या 100 टेक्निकल टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे, चाहे आप साइट पर जाएं या फिर किसी इंटरव्यू में बैठे हों। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए बिना स्किप किए, नहीं तो कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आप मिस कर सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब इज़ 8 mm। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि स्लैब में कई तरीके के बार पड़ते हैं, जैसे कि मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्रैंक बार, एक्स्ट्रा बार। तो हम उसमें मिनिमम डाया कितना यूज़ करें तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक वैसे 6 mm का भी डाया का बार आता है और 4 mm का भी आता है, लेकिन हमें स्लैब में हमेशा मिनिमम डाया जो है वो 8 mm का ही यूज़ करना चाहिए, उससे कम नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन कॉलम। ये हमेशा 12 mm या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी हम कॉलम्स में 12 mm से कम स्टील बार नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉलम्स हमारे कई शेप्स के आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं और राउंड भी होते हैं। तो उनमें हमेशा जो वर्टिकल जो भी हैं कॉलम्स, उनमें हमेशा 12 mm या अबव ही हम स्टील यूज़ कर सकते हैं, उससे मिनिमम हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कि वर्टिकल जैसे कि शेयर वाल्स होती हैं, उनमें 10 mm का डाया भी यूज़ किया हुआ है। तो इंटरव्यू में आपको जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कॉलम्स में हम मिनिमम जो है डाया 12 mm का ही यूज़ करेंगे, 12 mm से अबव ही यूज़ करेंगे, उससे मिनिमम हम नहीं कर सकते हैं। शेयर वाल में हम चला सकते हैं 10 mm का सरिया भी, बट कॉलम्स में हमेशा हम 12 mm या उससे अबव ही सरिया यूज़ करेंगे, उससे मिनिमम हम यूज़ नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है कि मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज्ड इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम्स। तो ये ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो उसमें हमेशा हम मिनिमम 4 बार्स रखेंगे, चारों कोनों पे एक एक आ जाएंगे। बाकी डिजाइनिंग जब होगी उसकी लोड के हिसाब से तो वो बढ़ भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो हम रेक्टेंगल या स्क्वायर वाले कॉलम में 4 बार रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके इसमें क्लियर होंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बिना किसी स्किप किए आप ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मिनिमम नंबर्स ऑफ बार यूज्ड इन राउंड कॉलम्स। तो दोस्तों, राउंड कॉलम्स में हमेशा हम 6 बार ही डालेंगे, उससे कम नहीं डाल सकते हैं। तो इंटरव्यू आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा राउंड, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा राउंड कॉलम्स में हमेशा हम 6 बार ही यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लैपिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर द बार्स हैविंग डायमीटर मोर देन 36 mm। दोस्तों, हमारे शरीर कई डाये के आते हैं 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm एंड 36 mm। तो दोस्तों, हम 32 mm तो तक जो है हम लैपिंग कर सकते हैं उसका लेंथ बढ़ाने के लिए, बट 36 mm के बाद जो है हम लैपिंग नहीं कर सकते हैं। उसमें हम कपलर का यूज़ कर सकते हैं या वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा चेयर्स मैक्सिमम स्पेसिंग इज़ 1 और 1 नंबर पर स्क्वायर मीटर। दोस्तों, ये वो वाली चेयर नहीं है जिस पे हम बैठते हैं। ये चेयर होती है जो जहाँ पे डबल जाल होगा, मतलब जहाँ पे जाल सरियों का जो डबल जाल बिछाया होगा, तो ऊपर नीचे जो जाल होंगे उनको बीच आपस में चिपके ना हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए सरिये का हम चेयर टाइप का एक बनाते हैं, उसको हम चेयर बोलते हैं। तो उस चेयर की जो स्पेसिंग होती है किसी स्लैब में, वो 1 नंबर पर स्क्वायर मीटर हम दे सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट भी चेयर से रिलेटेड है। हम ये तो जान गए हैं कि चेयर को हम कैसे स्पेसिंग करें, 1 स्क्वायर मीटर पर एक चेयर हमें आनी चाहिए, लेकिन हम जो डाया यूज़ करेंगे चेयर में वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि मिनिमम जो डाया है चेयर का वो हमेशा 12 mm का ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.8%
एंड मोर देन 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। दोस्तों इसका क्या मतलब है, जैसे हमारा कॉलम होता है वर्टिकल, उसमें हम सरिया कितना डाल सकते हैं, तो मिनिमम हम जो उसका एरिया होगा उसका नॉट लेस देन 0.8% हम कर सकते हैं, उससे कम हम नहीं कर सकते और ज़्यादा भी नहीं कर सकते। कितना ज़्यादा नहीं कर सकते, 6% से ज़्यादा सरिया हम उसमें नहीं डाल सकते, नहीं तो फिर सरिया ही सरिया रह जाएगा और कंक्रीट उसमें आ ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, तो इस पॉइंट पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, मेन बार्स इन द स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 8 mm HYSD और 10 mm प्लेन बार्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार नॉट लेस देन 8 mm एंड नॉट लेस देन 1/8 ऑफ द स्लैब थिकनेस। इसका मतलब है कि जो हम स्लैब कास्ट करेंगे, स्लैब में जो भी सरिया रीइंफोर्समेंट आएगा, उसमें जो मेन बार होगा बॉटम वाला, उसमें हमेशा 8 mm का ही बार हम यूज़ करेंगे। HYSD मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डाया, या फिर हम प्लेन बार 10 mm का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा हम 8 mm से कम नहीं रखेंगे, या 1/8 ऑफ द स्लैब थिकनेस का हम रख सकते हैं, उससे कम नहीं रख सकते। दोस्तों अगला पॉइंट है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 125 mm। हमेशा ये हम पूछते हैं कि स्लैब की थिकनेस या लेंटर की थिकनेस कितनी रखें हम, तो इंटरव्यू में हमेशा ये पूछा जाता है मिनिमम कितनी रख सकते हैं स्लैब की थिकनेस, तो ये ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा 125 mm थिकनेस स्लैब की रखते हैं, उससे मिनिमम, उससे कम हम नहीं रख सकते हैं। दोस्तों आपने कंक्रीट क्यूब्स तो देखे ही होंगे, वो 15 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर के होते हैं, और तो उसका जो साइज़ होता है वो 15 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का होता है। तो उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है वो ±2 mm की हो सकती है, उससे कम या उससे ज़्यादा होगी तो वो क्यूब बेकार हो चुका है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगला हमारा पॉइंट है, डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। दोस्तों आप बिलिंग कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से, तो हमें मटेरियल्स की डेंसिटी पता होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए ब्रिक जो है उसकी एक डेंसिटी होती है 1600 से लेके 1920 kg पर क्यूबिक मीटर। और कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट ब्लॉक्स की जो डेंसिटी होती है वो 1920 kg पर क्यूबिक मीटर में होती है। और RCC रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, उसकी जो डेंसिटी होती है वो 2310 से लेके 2700 kg पर क्यूबिक मीटर तक होती है। हाँ दोस्तों अगला पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। हमें मिनिमम डायमीटर तो पता ही है कि क्या है, 8 mm, उससे हम कम नहीं कर सकते हैं। कि मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, लेकिन वो होगा 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। तो जब भी आप कहीं फ्रेशर जाओगे तो वहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताओ ब्रिक की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक क्या होती है, वो होती है 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। दोस्तों आपने ग्राउंड में साइड पे जो है बाइंडिंग वायर ज़रूर देखी होगी, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। अगर आप बिलिंग या प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें बाइंडिंग वायर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही सरिया बांधने के लिए, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। पर मेट्रिक टन में वो 8 kg यूज़ होती है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मेट्रिक टन में हमें 8 kg बाइंडिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगले पॉइंट में हम सॉइल फिलिंग देखेंगे। एज़ पर IS हमें 3 सैंपल लेने होते हैं, और उसका हम कोर कटिंग टेस्ट करेंगे, ड्राइनेस टेस्ट चेक करेंगे, और कॉम्पैक्शन देखेंगे कितना हुआ है। तो एवरी 100 स्क्वायर मीटर के लिए हम 3 सैंपल्स ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पर। दोस्तों इस पॉइंट में हम जानेंगे कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करें। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm के क्यूब्स को कास्ट करेंगे। 6 नंबर ऑफ क्यूब्स हम फ्रेश कंक्रीट से भरेंगे और उसको क्यूरिंग करने के लिए छोड़ देंगे। और 3 क्यूब हम 7 डेज़ पे ब्रेक करेंगे, और 3 क्यूब जो है वो 28 डेज़ में जाके चेक करेंगे कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। दोस्तों इस पॉइंट में हम जानेंगे कि वाटर कैसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सिविल इंजीनियरिंग में। एक्चुअली वाटर जो है मिक्सिंग के लिए और क्यूरिंग के लिए यूज़ होता है, हम डेली उसको यूज़ करते हैं। तो वो फ्री फ्रॉम ऑयल, एसिड, अल्कलाई, सॉल्टी, शुगर, इन सब से वो फ्री होना चाहिए। कोई उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा सब्सटेंसेस नहीं होना चाहिए जो कंक्रीट या स्टील को डिलीटेरियस करे। और उसका pH मान हमेशा 6 और 8 होना चाहिए।
तो ही हम उसको यूज़ करेंगे, वरना उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बाद में। जैसे ब्रिक्स में एफ्लोरेसेंस आ जाती है, वो बहुत ही देखने में बहुत भद्दा लगता है। तो हमारा जो है वाटर भी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल निभाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 19वें पॉइंट की। दोस्तों, जब भी हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें लैब की ज़रूरत पड़ती है। सरिया को लैब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम। तो हम लैब कैसे करें? तो हमें यहाँ पे एक ग्रेड के हिसाब से हमें लैब जो है करना पड़ता है। तो मैं M20 का एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए कि कॉलम है, कॉलम्स में अगर हम लैब करेंगे स्टील को तो वो 45D होना चाहिए। दोस्तों, D यहाँ पे डायमीटर है। अब बात कर लेते हैं बीम्स की। तो बीम्स में हम 60x D यूज़ करते हैं लैपिंग के लिए। और अब स्लैब की बात कर लेते हैं। स्लैब में ये हमें 60x D ही यूज़ करना होता है। तो D फॉर डाया, कोई भी डाया होगा। तो जैसे कि मान लीजिए 16 का डाया हमने कॉलम में दिया है, उसका अगर हमें लैप लगाना है तो उसको 45x16 करेंगे, तो उसका जो है लेंथ आ जाएगा, लैप लेंथ, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले 20 नंबर पॉइंट्स पर। दोस्तों, कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड साइज़ बताइए ब्रिक का क्या होता है। तो उसके इसमें हम बताएंगे कि ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm होता है, या फिर 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये होता है कि अच्छी क्वालिटी की ब्रिक जो है उसमें अलुमिना कितना होता है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और कई बार SSC के क्वेश्चंस में भी आता है कि ब्रिक में जो अच्छी ब्रिक होगी उसमें कितना % अलुमिना होता है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक जो होती है उसके अंदर 20 से 30% अलुमिना होता है और 50 to 60% सिलिका होता है। बाकी रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लाइक लाइम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज एंड आयरन ऑक्साइड। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये होता है कि ब्रिक आप कैसे पहचानोगे कि ये गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक है। तो हम उसका कलर देख के हम बता सकते हैं कि अगर डीप रेड हुआ, चेरी हुआ या कॉपर कलर्ड हुआ तो वो एक गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक होगी। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक होगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm होनी चाहिए। दोस्तों, SSC के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि OPC में कितना % लाइम होना चाहिए। तो बताना चाहूँगा कि OPC सीमेंट में 60 to 70% लाइम होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कितना होता है। तो OPC का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट का होता है। दोस्तों, इनिशियल सेटिंग टाइम तो मैंने पता कर लिया, अब फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है OPC का। तो बताना चाहूँगा जो फाइनल सेटिंग टाइम है OPC का वो 10 आवर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 आवर के अंदर वो पूरा सेट हो जाना चाहिए, ये मतलब है इसका। तो दोस्तों, हमने ये तो पता कर लिया कि इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है सीमेंट का, लेकिन उसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, कैसे उसका टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए एक विकेट अपरेटस आते हैं इंस्ट्रूमेंट, उससे हम जो है पता कर सकते हैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का। दोस्तों, बात करें सीमेंट की कंसिस्टेंसी की, तो ये बहुत बार पूछा जाता है SSC के एग्ज़ाम में। तो जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो पोर्टलैंड सीमेंट की वो 25% होती है। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये वाटर के अंदर कैसे कंक्रीट करते होंगे। जैसे ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं और पहले पानी को रोक दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे हम क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं कंक्रीट में, जो जिससे कि कंक्रीट जो है जल्दी सेट हो जाए। अभी आपने पढ़ा था कि इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का क्या होता है। तो ये उसमें कुछ एडमिक्सचर वगैरह मिला के हम उसको जो है प्रोसेस को थोड़ा स्लो और जल्दी कर देते हैं कि जल्दी सेट हो जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम कितने फ्री फॉल होना चाहिए कंक्रीट का। जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो मिक्सचर मशीन का यूज़ करते हैं या पंप से करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट जो है उसकी 1.5 मीटर तक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगी तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, सीमेंट अलग, रेता अलग, एग्रीगेट अलग, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक हाइट सेट कर दी गई कि 1.5 मीटर के अंदर उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बिल्कुल वही रहेगी जो है। दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है क्यूरिंग का। क्यूरिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट इन RCC मेंबर। तो डिफरेंट RCC मेंबर होते हैं, उनकी क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सीमेंट के हिसाब से भी हम उसको देख सकते हैं। जहाँ सुपर सल्फेट सीमेंट होगा, जहाँ सल्फेट वगैरह होता है, तो हम वहाँ सुपर सल्फेट सीमेंट यूज़ करते हैं। तो उसको मैक्सिमम 7 डेज़ की ज़रूरत पड़ती है क्यूरिंग की। और बात करें OPC की तो उसको मिनिमम 10 डेज़ हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर हम मिनरल वगैरह एडमिक्सचर वगैरह डाल रहे हैं तो वहाँ पर 14 डेज़ हमें चाहिए, क्योंकि सेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम पता करेंगे कि डी शटरिंग हमें कब कब करनी चाहिए। तो बेसिकली कॉलम या वर्टिकल सरफेस कोई भी होगा, उसका हमें फॉर्मवर्क जो है 16 से 24 घंटे के अंदर डी शटर कर देना चाहिए। तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें जो है कॉलम्स को बस इतना ही ज़रूरत होती है, ताकि वो उसमें सेट हो जाता है 24 घंटे के अंदर कॉलम जो है। 33 नंबर पॉइंट है डी शटरिंग ऑफ सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब। इसको मिनिमम 3 डेज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें इसमें क्या है, प्रॉप्स वापस फिक्स करने होते हैं। निकालने के बाद उसको डी शट करने के बाद हमें प्रॉप्स वापस उसमें जो भी आरसीसी मेंबर है उसमें हमें वापस लगा देना चाहिए। तो सेम ऐसे ही डी शटरिंग करेंगे हम सॉफिट ऑफ बीम्स की। उसमें हमें 7 डेज़ मिनिमम हमें रखना चाहिए बीम बॉटम को, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन यही है कि हमें प्रॉप्स जो है वापस रिफिक्स करने होंगे शटरिंग निकालने के बाद। तो बात करें बीम की डी शटरिंग की, अगर उस बीम का स्पैन 4.5 मीटर तक है तो हम उसको 7 डेज़ के अंदर डी शटर कर सकते हैं। दूसरा केस बनता है वह ना कि अगर 4.5 मीटर से अबव है स्पैन बीम्स का, तो उसको हमें कब डी शटर करना चाहिए। तो उसको मैक्सिमम हमें 14 डेज़ तो रखना ही चाहिए, उसके बाद ही हम उसको डी शटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई आर्च है हमारी जिसका स्पैन 6 मीटर तक का है, तो उसे हम 14 डेज़ तक हम डी शटर कर सकते हैं। बात करें अगर 6 मीटर से ज़्यादा स्पैन की कोई आर्च है, तो उसको हमें 21 डेज़ रखना ही रखना है। अब हम कुछ टेस्ट की बात कर लेते हैं जो हम फ्रेश कंक्रीट पे करते हैं। फ्रेश कंक्रीट पे हम स्लैम टेस्ट करते हैं, वर्केबिलिटी चेक करते हैं, उसकी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर चेक करते हैं और एक वीवी टेस्ट भी करते हैं साइट पर जाकर। फ्रेश कंक्रीट के बाद हम बात कर लेते हैं हार्डन कंक्रीट की। उसको हम कैसे टेस्ट करें, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है रिबॉन्ड हैमर, तो उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट भी आता है, उससे भी हम उसके स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रिक में सिलिका की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों अगर एक्सेस सिलिका होगी अगर ब्रिक के अंदर, तो हमारा ब्रिक जो है वीक हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। दोस्तों बात करें ब्रिक को बनाने की प्रोसेस की, तो सबसे पहले हम ब्रिक को जो है मोल्ड में डालकर उसको एक शेप दे देते हैं। उसके बाद उसको ड्राई होने देते हैं। उसके बाद ड्राई होने के बाद हम उसको बर्न कर देते हैं भट्टी में। आपने देखे होगा बड़े बड़े चिमनियाँ लगी होती हैं फैक्ट्रीज़ में, तो उस प्रकार से जो है ब्रिक तैयार हो जाती है। दोस्तों ब्रिक की मोल्डिंग हम हैंड मोल्डिंग से भी कर सकते हैं या मशीन मोल्डिंग से भी हम उसको तैयार कर सकते हैं। बात करें ब्रिक को बर्न करने के प्रोसेस की, तो हम उसे क्लाइम के द्वारा या फिर किल में हम उसको बर्न कर सकते हैं। दोस्तों 44 नंबर पॉइंट्स में हम जानेंगे कि सीमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सीमेंट में लाइम, सिलिका, अलुमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड अल्कलाइज होते हैं। इन सबसे मिलकर सीमेंट बना होता है। तो ओपीसी सीमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाइम की होती है, करीब 60 to 67% लाइम होता है। दोस्तों साइट पे हमें एक टेस्ट करना होता है स्लम का, और अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग स्लम रेंज आती है। इसमें से हम बात करें कॉलम और रिटेनिंग वाल की, तो उसकी रेंज 75 से लेके 150 mm तक की रेंज होती है। बात करें अगर बीम और स्लैब की, तो उसका स्लम रेंज 50 से 100 mm तक का होना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की अगर हम बात करें, तो उसका स्लम 20 से 30 mm तक का ही होना चाहिए। दोस्तों ब्रिजेस के जो डेक्स रेल होती हैं, उसकी स्लम रेंज 30 से 75 mm तक की होती है। इसी प्रकार वाइब्रेटेड कंक्रीट की जो स्लम रेंज होती है वो 12 से लेके 25 mm तक की होनी चाहिए। बात करें अगर मास कंस्ट्रक्शन की, मास कंक्रीट की, तो स्लम रेंज उसकी 25 से 50 mm तक की होनी चाहिए। दोस्तों बात करें इलेक्ट्रिकल कंड्यूट की, तो वो कभी भी जो है कॉलम के अंदर से रन नहीं करना चाहिए, तो उससे कॉलम बहुत वीक हो जाता है। दोस्तों बेसमेंट की जब हम अर्थवर्क करते हैं, तो अगर 3 मीटर से ज़्यादा अगर हम कर रहे हैं डेप्थ, तो हमें एक स्टेप फॉर्म में उसको करना होता है, नहीं तो मिट्टी गिरने का डर रहता है। दोस्तों बैक फिलिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मटेरियल हम बैक फिल कर रहे हैं उसकी ड्राई डेंसिटी 95% तक होना चाहिए और वेल कॉम्पैक्टेड करना चाहिए हमें, और 200 mm तक हम लेयर उसमें हम फिल कर सकते हैं। अगर हम अब स्ट्रक्चर फिलिंग कर रहे हैं, तो अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है तो हम 300 mm तक भी जा सकते हैं। जो भी हम सोलिंग करते हैं, स्टोन सोलिंग या रबड़ सोलिंग करते हैं, जो भी स्टोन डाला जाता है वो 45 से लेके 60 डिग्री तक डालना चाहिए, ताकि उसमें फिर हम सैंड करें और कॉम्पैक्ट करें तो वो ठीक से उसमें फिल हो जाए और अच्छी तरह उसमें कॉम्पैक्शन हो जाए। दोस्तों ये पूछा जाता है कि क्यूब्स हमें किस हिसाब से भरना चाहिए, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कंक्रीटिंग कितनी कंक्रीट पे कितने क्यूब्स भरने चाहिए।
अभी अब मान लो कि मास कंक्रीट है कि 30 क्यूबिक मीटर चल रही है, तो उसमें हमें एक 30 क्यूबिक मीटर में 6 सेट जो है क्यूब भरने ही भरने हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा वाटर सीमेंट रेशो का। तो दोस्तों हम एक बात करें, ग्रेड के हिसाब से वाटर जो है रेशो चेंज होता रहता है, वाटर सीमेंट रेशो। तो M20 की बात करें तो ये 0.45 होता है, और जितने नंबर ऑफ बैग्स होंगे उसमें हम 0.45 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वाटर सीमेंट रेशो निकल जाएगा। और ऐसे ही M15 और M10 के लिए हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वाटर सीमेंट रेशो निकल जाएगा। जैसे जैसे हमारा ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये परसेंटेज जो है वाटर का कम होता जाएगा। दोस्तों कोई भी ग्रेड की कंक्रीट हो उसमें हम जो एडमिक्सचर डालेंगे वो उसके मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से ही, जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से ही उसको डालते हैं। दोस्तों बात करते हैं सीमेंट के स्टोरेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि आप सीमेंट को कैसे स्टोर करेंगे तो ताकि उसमें मॉइस्चर ना लगे या वो सेट ना हो। तो बताना चाहूँगा कि सीमेंट को हमेशा जो है एक प्लेटफॉर्म बनाकर वो रेज़ होना चाहिए, फ्लोर से करीब 200 mm जो है रेज़ होना चाहिए। उसके ऊपर हमें स्टैक करना चाहिए सीमेंट, और दीवारों से भी जो भी वॉल्स होंगी स्टोर की उससे भी वो लगभग 1-1 फुट यानी कि 300 mm जो है सटा नहीं होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए 300 mm जो है। तो उस हिसाब से हमें स्टैक करना चाहिए सीमेंट को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमेंट को हम किस हाइट तक हम स्टैक कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 बैग को जो है 10 बैग की जितनी हाइट आएगी उससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। 10 बैग के हिसाब से जो है हमें चट्टे बनाकर उसके सीमेंट को रखना चाहिए। दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कंक्रीट की हमें क्यूब्स भरने होते हैं, लेकिन किस हिसाब से भरेंगे। अगर हम 1 से 5 क्यूबिक मीटर ही हमारी कंक्रीट है तो हम एक सेट ही भरेंगे। एक सेट में 6 नंबर ऑफ़ क्यूब्स आते हैं, जिसमें हम 3 जो है 7 डेज़ में ब्रेक करेंगे और 20 डेज़ में हम 3 फर्दर जो है उसको टेस्ट करेंगे। दोस्तों अगर हमारी क्वांटिटी 6 से लेकर 15 क्यूबिक मीटर तक है तो हम उसको 2 सेट बनाएंगे क्यूब्स के, 2 × 16 यानी 12 नंबर ऑफ़ क्यूब्स। और हमारे कंक्रीट की क्वांटिटी अगर 16 से 30 क्यूबिक मीटर है तो हम उसके 3 सेट्स बनाएंगे, 3 × 6 यानी कि 15 क्यूब्स हम कास्ट करेंगे और उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी अगर 31 से 50 क्यूबिक मीटर तक आती है तो हमें यहाँ 4 सेट्स बनाने पड़ेंगे क्यूब्स के, 4 × 6 यानी कि 24 नंबर ऑफ़ क्यूब्स हमें कास्ट करने पड़ेंगे। और बात करें अगर हमारी क्वांटिटी 50 से भी ज़्यादा है, 50 क्यूबिक मीटर से भी अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है कंक्रीट की, तो हम 4 सेट्स तो बनाएंगे, साथ में एक एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर के लिए और हमेशा कास्ट करते जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम में जो टेंशन जोन होता है वो अप साइड होता है और कंप्रेशन जोन बिलो साइड होता है। जैसे कि हमारी फिंगर है, एक साइड जो है वो क्या कहते हैं सपोर्टेड है, तो एक साइड हवा में है, तो उसका जो टेंशन जोन है वो अप साइड है और कंप्रेशन जोन बिलो साइड है। यही बात करें अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो दोनों साइड से सपोर्ट्स होता है जिसमें, तो उसमें कंप्रेशन जोन हमेशा अबव रहेगा और टेंशन जोन बिलो रहेगा। दोस्तों डावल्स की बात करें, डावल्स क्या होते हैं। मान लें कीजिए हमने फाउंडेशन कास्ट की तो हम उसमें से कुछ सरिया निकाल देते हैं बाहर की तरफ, स्टेयरकेस के लिए या कुछ और पर्पस के लिए। तो वो जो निकला हुआ सरिया है जो बाद में हम उसका स्टेयरकेस लैप करके उसको आगे बढ़ा के हम स्टेयरकेस कास्ट करेंगे, तो उसको हम डावल्स बोलते हैं। तो डावल्स का जो डाया है वो मिनिमम 12 mm होना चाहिए, उससे कम हम डावल्स डाया जो है नहीं ले सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर वेंटिलेशन और एस्थेटिक लुक्स के लिए हमें जो विंडो की हाइट है वो हमें 2.1 मीटर यानी कि 7 फीट तक रखनी चाहिए, जिससे क्या है हमें अच्छी सी दीवार दिखे, अच्छी सी विंडो दिखे, बाहर का नज़ारा अच्छा दिखे। दोस्तों बात करें अगर लिंटल बीम की थिकनेस की, तो लिंटल बीम की थिकनेस जो है 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm की थिकनेस का लिंटल बीम हम रख सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कि सीमेंट का बैग जो है 50 kg का आता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.5 क्यूबिक फीट या फिर 0.0347 क्यूबिक मीटर। दोस्तों बिलिंग के लिए हमें सीमेंट कंटेंट निकालना होता है कि कितना सीमेंट हमें लगेगा, तो हम जानेंगे कि नंबर ऑफ बैग कितने चाहिए हमें 1 क्यूबिक मीटर में। तो 1 क्यूबिक मीटर में जो है 28.8 बैग्स सीमेंट बैग्स होते हैं। दोस्तों साइट इंजीनियर जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आइए जानते हैं उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला है प्रिपेयरिंग वर्क चार्ट शेड्यूल्स, दूसरा है चेकिंग स्टील वर्क ऑफ स्लैब, बीम एंड कॉलम बिफोर कंक्रीटिंग, तीसरा है सुपरविजन ऑफ द क्यूरिंग प्रोसेस, फोर्थ इज कीपिंग नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी कास्टिंग वर्क, फिफ्थ इज प्रिपेयरिंग CPM चार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट एंड मच मोर अदर वर्क जो है साइट इंजीनियर के होते हैं। दोस्तों साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, जिसमें आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पर नॉट ओनली साइट इंजीनियर, मैं सभी जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे
उसकी हम सभी की जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे, डालेंगे विद प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो पक्का मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में जानते हैं। इसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? एक्चुअली प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है रीइंफोर्समेंट को सॉइल के कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाने के लिए हम एक सरफेस तैयार करते हैं फाउंडेशन में। उस सरफेस को हम पीसीसी बोलते हैं। उसमें हम सरिये का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें सीमेंट, एग्रीगेट और सैंडी होती है, तो उससे वो पीसीसी तैयार होती है। दोस्तों अगला पॉइंट क्यूरिंग से रिलेटेड है। क्यूरिंग हम क्यों करते हैं? एक्चुअली क्यूरिंग जो है हमें फ्रेशली जो कंक्रीट सरफेस होता है उसमें वाटर एवेपोरेशन को बचाता है, इसलिए हमें बार बार क्यूरिंग करने के लिए कहा जाता है। उस पर नंबर ऑफ डेज डिसाइड है ऑलरेडी कि कितने दिन कौन से स्ट्रक्चर की कितनी क्यूरिंग करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हाट इज़ स्काफोल्डिंग? स्काफोल्डिंग एक्चुअली जो हमारा फॉर्मवर्क होता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो पाइप्स वगैरह लगाए जाते हैं, जैक लगाए जाते हैं, उसको हम स्काफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉन्डिंग से रिलेटेड है कि पॉन्डिंग क्या होती है। एक्चुअली ये वाटर को रखने का एक प्रोसेस होता है जिसमें बनिया बनाकर जो है फ्रेश वाटर फ्लोर पर या स्लैब पर जो है हम पानी को खड़ा कर देते हैं। और एक पॉन्डिंग टेस्ट भी होता है, इसमें हम जैसे ही स्लैब डालते हैं तो नेक्स्ट जो है 24 घंटे के लिए उसमें हम पानी छोड़ देते हैं। उसके जगह जगह हम डोली सी बना देते हैं सैंड से, ताकि जो है पानी इसमें खड़ा रहे और 24 घंटे तक हम वॉच करते हैं कि कोई पानी कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो पॉन्डिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि अलग अलग डाया जैसे कि 8 और 10 mm के जो डाया हैं उनकी लेंथ लगभग 15 मीटर के करीब आती है। बाकी जो अदर डाया हैं 16 का, 20 का, 25 का और अबव, उन सब की लेंथ जो है 12 मीटर आती है। तो अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है कि जो जिसकी लेंथ इनसे ज़्यादा हो तो हमें स्प्लाइसिंग करनी होती है। स्प्लाइसिंग मीन्स एक तरीके का लैप ही हो गया, हम लैपिंग करते हैं या उसमें कपलर का यूज़ करते हैं लेंथ बनाने के लिए या हाइट बढ़ाने के लिए। दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कास्टिंग और कंक्रीटिंग में। एक्चुअली दोनों चीज़ एक ही होती है, कास्टिंग को ही हम कंक्रीटिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है सर, एडमिक्सचर क्या होता है? एडमिक्सचर केमिकल्स ही होते हैं जो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है, वाटर कंटेंट है, उसको एक्सेलरेट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। उसके लिए हम जो है केमिकल्स जो यूज़ करते हैं उनको हम एडमिक्सचर कहते हैं। दोस्तों प्लानिंग करते वक्त या बिलिंग करते वक्त जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक आता है BBS का, बार बेंडिंग शेड्यूल। एक्चुअली ये जो भी स्टील की क्वांटिटी होती है हमारे जो प्लान कर रहे हैं या हम किसी की बिलिंग कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करना, उसको हम बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं कि अलग अलग डायर्स का जो है अलग अलग वेट निकालते हैं और उसके हिसाब से हम बिलिंग या प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम अर्थवर्क करते हैं JCB या किसी और इक्विपमेंट के द्वारा तो वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, मतलब कहीं ज़्यादा कटिंग हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। तो उसको ठीक ठाक करने के लिए, लेवल करने के लिए जो है ड्रेसिंग का हम प्रोसेस करते हैं, वो मैनुअली होता है ताकि हम उसमें PCC या कोई एग्रीगेट या कोई सैंड मेटल डालकर हम उसको तैयार कर सकें। दोस्तों प्लेन सीमेंट कंक्रीट तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जहाँ पे सरिया यूज़ होता है, उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जहाँ और रीइंफोर्समेंट मीन्स स्टील ही होता है, जहाँ जहाँ हम सरिया लगाएंगे स्ट्रक्चर में उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैशनरी क्या होता है? कुछ लोग खाली ब्रिकवर्क्स को ही मैशनरी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ब्लॉक वर्क या स्टोन वॉल बनाएंगे तो उसको भी हम मैशनरी वर्क ही बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोटार क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। जिससे हम कोई भी चिनाई या मैशनरी कर रहे हैं तो उस मिक्सचर को हम मोटार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलेंट क्या होता है? एक्चुअली एक रबरी टाइप का एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जो गैप्स वगैरह में हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट में या एक्सपेंशन जॉइंट में हम फिल करते हैं उसको, उस मटेरियल को हम सीलेंट कहते हैं। ड्राई वॉल, व्हाट इज़ ड्राई वॉल? ड्राई वॉल कुछ नहीं, ये पैनल ही होता है जिसमें हम कार्डबोर्ड टाइप का होता है बाहर से और उसमें जिप्सम भरा होता है और उसको हम जो है जगह जगह कॉमनली यूज़ करते हैं फ्रेमिंग के लिए या पार्टीशंस के लिए। हमें कुछ 2 रूम्स को सेपरेट करना है या कुछ टॉयलेट बनाना है, हम सीलिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्कर्टिंग। स्कर्टिंग क्या होती है? स्कर्टिंग आपने देखा होगा कि घर में कोई टाइल लगी है एक रूम में तो उसमें एक पट्टा सा खींचा होता है चारों तरफ जो है, तो उसको हम स्कर्टिंग बोलते हैं। वो टाइल भी हो सकती है, वुडन टाइप का भी हो सकता है, इसलिए एस्थेटिक लुक और वॉल्स का जो है वाटर से डायरेक्ट कनेक्शन कॉन्टेक्ट ना हो, इसलिए भी हम स्कर्टिंग करते हैं हर रूम्स में। नेक्स्ट इज़ मोनो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है? एक्चुअली एक तरीके का एक प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रीकास्ट पैनल्स होते हैं या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिनमें बोल्टेड होते हैं, वो आपस में
लिंक हो जाते हैं बोल्ट टाइप नट एंड बोल्ट की मदद से जो है, और उस तरीके से बिल्डिंग बन जाती है या कोई स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। कोई टेम्प्रेरी बिल्डिंग बनानी हो, ऑफिस बनाना हो या कुछ और ऐसा कि जो हम टेम्प्रेरी बेस पे बनाएं, तो कहीं भी उसको हम नट बोल्ट की वजह से खोल के फिर दोबारा कहीं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि हम डाया का कोई भी डाया का सरिया है उसका हम वेट कैसे पता करें। तो या तो हम याद कर लें सिंपली, या फिर एक फार्मूला होता है डाया स्क्वायर बाय 162। ये डाया जो है हमारा mm में होगा, और ये 1 मीटर लेंथ के लिए जो है हम किसी भी डायमीटर का जो है वेट निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। खाली एक फार्मूला हमें याद रखना है, डाया स्क्वायर ऑब्लिक डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स आती है। तो एक हमने थंब रूल बनाया हुआ है कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स आती हैं, और एक्सक्लूडिंग मोटार। अगर हम मोटार के साथ ब्रिक को कैलकुलेट करेंगे तो ये 480 आती है, 480 नंबर्स और 1 क्यूबिक मीटर। दोस्तों एसएससी या जेईई के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, या इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कि सीमेंट की जो वैलिडिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि सीमेंट की जो वैलिडिटी होती है उसके मैन्युफैक्चर से लेके 3 मंथ तक की होती है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो उसके बैग्स पर लिखी होती है। आप उसको देखेंगे तो उस पर नंबर ऑफ वीक्स या कुछ लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग का, तो उससे हम उसके 3 मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें उसकी वैलिडिटी का पता लग जाए। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले एक हाइट बताई थी कि कंक्रीट को हम फ्री फॉल कितनी हाइट तक होने देना चाहिए। 1.5 मीटर की जो हाइट है उससे ज़्यादा हमें ऊपर से फ्री फॉल नहीं करवाना चाहिए कंक्रीट को, नहीं तो सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन मीन उसमें सब जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सैंड अलग, एग्रीगेट्स अलग, उसका सीमेंट अलग। तो हमें जो है सेग्रीगेशन नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो उसकी वर्केबिलिटी ख़राब हो जाती है और स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। दोस्तों बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता कि नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी बीम की। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। जो भी बीम का जो स्पैन होता है, इंटरनल स्पैन, उसका लेंथ डिवाइडेड बाय जो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो करेंगे, और उसमें +1 ऐड कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एंगल ऑफ स्टेयरकेस फ्लाइट। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेयरकेस कई लोग गलत बना देते हैं, उसकी इतना हार्श स्लोप दे देते हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, कोई चढ़ नहीं पाएगा और बहुत जल्दी थक जाता है, या कुछ ज़्यादा ही जेंटल हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। तो हम उसका जो एंगल है वो 25 से 40 डिग्री का हम रखेंगे, तो ही हमारा अच्छा स्लोप बनेगा और इजीली कोई भी चढ़ जाएगा, उतर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हाफ ब्रिक थिक ब्रिक वॉल होती है उसके में 1 स्क्वायर मीटर में कितनी ब्रिक्स आती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि 1 स्क्वायर मीटर में 56 ब्रिक्स आती हैं हाफ ब्रिक थिक में। हाफ ब्रिक थिक हम कहाँ करते हैं, मेनली जो पार्टीशंस वॉल के लिए हम यूज़ करते हैं, बाथरूम में टॉयलेट और बाथरूम को सेपरेट करना हो टॉयलेट से, तो वहाँ पे हम हाफ ब्रिक थिक वॉल यूज़ करते हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि हम जो हमारा लैपिंग जोन है वहाँ पे हम कितने नंबर ऑफ़ बार जो है हम ये लैप कर सकते हैं लैपिंग जोन में। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें 50% से ऊपर जो है लैप नहीं करना चाहिए। जो भी लैपिंग जोन आ रहा है हमारा, हमेशा हमारा स्कैटर्ड रहना चाहिए, कुछ ऊपर कुछ नीचे जो है। 50% तक हम जो है यूज़ कर सकते हैं लैपिंग जोन में जो है लैप करना। बताना चाहूँगा 50% से ज़्यादा अगर हम लैपिंग जोन में लैप करते हैं तो वो स्ट्रक्चर फेल होने का डर रहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है एसएससी में भी। तो उसमें पूछा जाता है कि जो हुक होता है स्ट्रैप्स में उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो मैं बता दूं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10 × D से। D इज़ डाया, तो कोई भी डाया होगा हमारा, अगर 10 mm का डाया है तो 10 × 10 करेंगे तो 100 mm का जो है हमारा वो लेंथ निकल जाएगा। और हाँ, उसकी जो डिग्री होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको 135 डिग्री पे बैंड होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थिकनेस ऑफ मोटार कितनी होनी चाहिए। दोस्तों हम ब्रिकवर्क करते हैं, कई बार हम साइड पर जाते हैं, देखते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जो मोटार की जो थिकनेस है वो 10 से 12 mm तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट पॉइंट जो है इस सीरीज़ का। दोस्तों हम ऐसी ही सीरीज़ और लाते रहेंगे, तो जानने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके भी हमसे पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसे लगी तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही मिलते हैं अगली सीरीज़ में। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही एक और सीरीज़ आने वाली है, तो टिल देन आप अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाय बाय।